नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट जो है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा जो फोसिल फ्यूल की सब्सिडी है उसको घटाया गया है और उस पैसे को क्लीन एनर्जी में लगाया गया है। फोसिल फ्यूल भारत के द्वारा फोसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म्स स्कीम चलाया गया था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था रिमूव टारगेट और शिफ्ट को अप्रोच करना। इसमें सबसे पहले भारत ने क्या किया, 2013 में भारत के द्वारा 25 बिलियन जो है सब्सिडी दी जाती थी और इसको 85% तक घटाया गया है। 2023 में भारत का जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो 3.5 बिलियन है। भारत जो है इसको ग्रेजुअली फेज आउट कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के सब्सिडी को 2010 से सब्सिडी को घटाने का प्रोग्राम जो है क्रमिक रूप से चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इससे जो है फिजिकल स्पेस जो है उस कम हुआ है और सरकार के पास रेवेन्यू बचा है और उस पैसे को सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव में लगाया है। क्रिटिकल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सरकार इसको इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा कहा गया है कि इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें टैक्सेशन को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है। जैसे जो कोल प्रोडक्शन होता है उसमें सरकार के द्वारा 2010 से 2017 के बीच में उस पर सेस लगाया जाता है और उस सेस के पैसे से नेशनल ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट फंड में 30% जो रुपया है वो अलॉट किया गया है। टैक्स रिवेन्यू का जो कलेक्शन हुआ है उसमें एक्साइज ड्यूटी कम हुई है पेट्रोल और डीजल से, जो 2014 से 17 के बीच में उसमें बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम को चालू किया गया है। तो इस जो इन्वेस्टमेंट है उसका शिफ्टिंग हो रहा है फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ। इसमें कहा गया है मेजर सरकार का जो इनिशिएटिव है, स्कीम्स और प्रोग्राम है, जिसमें जिसमें सबसे ज़्यादा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम स्कीम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो डेवलपिंग मेंबर्स जो हैं उनके देश में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, ताकि इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में एडीबी के 69 मेंबर्स हैं जिसमें भारत शामिल है। इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया गया है। मतलब लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का है। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एक्ट को वैलिड करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में मार्च 2024 में एक डिसीजन दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। इसमें कहा गया था कि इसके द्वारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संवैधानिक के मूल ढांचा आर्टिकल 14, 21 और 21A का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही यूजीसी के एक्ट 1956 के सेक्शन 22 को इसके द्वारा वायलेट किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट 1956 के सेक्शन 22 में कहा गया है कि कोई भी डिग्री, नो डिग्री कैन बी कन्फर्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन द इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर यूजीसी एक्ट। मतलब यूजीसी एक्ट के अंदर डिफाइंड जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनसे जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है, उनके अलावा कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि शैक्षणिक संस्थान है उनके द्वारा डिग्री जो है नहीं जारी की जा सकती है। तो इसके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक करार दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी है आपको विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया और कहा कि ये आपको जो है फंडामेंटल्स राइट को मतलब वायलेट नहीं करता है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, जो कि संविधान के भाग 3 में है, और ना ही इसके द्वारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया जाता है। इसके अलावा मदरसा एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन मदरसा, जो कि रिकॉग्नाइज बाय बोर्ड एंड स्टेट ऑब्लिगेशन, ताकि लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव को सुनिश्चित की जा सके, एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज की बात की जाए तो मदरसा एक्ट जो है वो आपको सदन के द्वारा यानी कि विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। तो वो आपको कंक्रीट लिस्ट नंबर 25 जो संविधान का समवर्ती सूची है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन, लिस्ट नंबर 25 में कहा गया है एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी। इसके तहत जो है इस कानून को मान्यता दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो यूजीसी का एक्ट है उसमें कन्फ्लिक्ट है कि ये उसके द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट है कि इसको जो है इस पर सुधार की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उनके एजुकेशनल राइट्स और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सकता है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो आपको गारंटी देता है राइट टू एस्टेब्लिश्ड, मतलब अधिकार देता है कि वो कोई भी व्यक्ति अपना संस्थान जो है रिलीजियस संस्थान बना सकता है, उसको संचालित कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है अपने चॉइस का, अपने रिलीजियस का, अपने भाषा का।
इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। ये आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि NCMEI एक्ट 2004 के तहत इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है और ये एजुकेशनल राइट्स सेफ गार्ड करता है, मतलब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय के एजुकेशनल राइट्स हो उनको सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो इसको यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और IUCN के द्वारा रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट ये अपने प्रकार का पहला रिपोर्ट है जिसमें प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरिया के बारे में, उसके एरिया के बारे में आकलन किया गया है कि ग्लोबल स्टेटस क्या है वर्तमान में। ये आपको कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट नंबर 3 के संदर्भ में उसका विश्लेषण करता है। इस रिपोर्ट में जो टारगेट नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ PCA का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरिया को 30% के कवरेज पर लाया जाएगा और उसको इक्विटेबल और रिस्पेक्ट्स राइट्स दिया जाएगा इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी को। प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन होता है और इसको डिफाइन किया जाता है ताकि जो स्पेसिफिक कंजर्वेशन बाय ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा किया जा सके। कंजर्व एरिया जो है आपको आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि मैनेज किया जाता है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज और लोकल वैल्यूज़ के लिए इसको मैनेज किया जाता है। इस रिपोर्ट की अगर की फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जो PCA का कवरेज है वो 17% पहले था, जो 8% पहले इसमें कवरेज में इजाफा हुआ है। ग्लोबल कवरेज जो है वो आपको 17.6% टेरिस्ट्रियल और इनलैंड वाटर का बढ़ा है और मैरीन और कोस्टल एरिया का 8.4% जो है इंक्रीज हुआ है। इसमें कहा गया है कि टू थर्ड ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है वो आपको प्रोटेक्टेड है बाई PCA। 32% जो एरिया है वो आपको अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। ओनली 8.5% ऑफ लैंड जो कि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड हैं दोनों में। इसके अलावा जो है कहा गया है कि 4% ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया आर गवर्न बाय IPLC, मतलब केवल 4% एरिया जो है IPLC के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि भारत के द्वारा प्रोमोट करने के लिए इनिशिएटिव कौन कौन से चलाए गए हैं प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरिया को प्रमोट करने के लिए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आता है जो कि 1972 में आया था। इसके तहत जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो सेंचुरी उसको कहा जाता है, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा कंजर्वेटिव रिजर्व, चौथा कम्युनिटी रिजर्व और पाँचवा टाइगर रिजर्व। पहला आपको सेंचुरी हो जाएगा, नेशनल पार्क, कंजर्वेटिव रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और पाँचवा टाइगर रिजर्व। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट भारत ने साइन किया ताकि भारत के जो जुरिडिक्शन के बाहर जो बायोडाइवर्सिटी है जैसे ओशियन लाइफ हो गया, 200 नॉटिकल मील तक जो है किसी भी देश के द्वारा कवर किया जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के द्वारा BBNG यानी कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि सापा इनिशिएटिव को पहल में पार्टिसिपेट किया गया है जिसका उद्देश्य है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाते हुए क्लाइमेट रिजिलियंस पद्धति को नीति को अपनाना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और उसके क्षेत्र को संरक्षित करना। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज B के बारे में। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेज महाराष्ट्र के केस में कहा गया है कि नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड बाय स्टेट फॉर माइनॉरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्टिकल 39B में कहा गया है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिसोर्स एंड द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स। मतलब सरकार के द्वारा कोई भी संसाधन जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है समुदाय की भलाई के लिए। लेकिन इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1978 और 1983 के केस फैसले को पलटते हुए, जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका VS रंगनाथ रेड्डी 1978, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा जो केस में फैसला दिया गया था उसको पलट दिया गया। उसमें कहा गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कैन बी रिगार्डेड एज कम्युनिटी रिसोर्स, मतलब उनको जो है कम्युनिटी रिसोर्स के लिए यूज किया जा सकता है, उनको कभी भी टेक ओवर किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में अपने ही फैसले को पलट दिया है और उसमें कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे ही आप ले लीजिएगा। उसके लिए आपको कंडीशंस देखने पड़ेंगे कि किस लिए आपको लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो संसाधन है, संसाधन का इक्वल एक्सेस हो सभी के लिए और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसको अप्लाई करने के लिए इसको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को अपनाया जा सकता है। केशवानंद भारती वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है मौलिक अधिकार का भी, तो उसी के तहत आर्टिकल 31C के तहत इसको जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला था और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया है।
आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 31 सी में कहा गया है, आर्टिकल 39 बी जो है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 4 में है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट पॉलिसी टू इंश्योर दैट मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेस्ट सर्व पब्लिक वेलफेयर। मतलब कि जो भी संसाधन हैं उस संसाधन का यूज जो है वो सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्तियों में बराबर होना चाहिए, तो उसका यूज होना चाहिए। मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में इंक्लूड पब्लिक और प्राइवेट, मतलब इसमें सरकारी संपत्ति भी शामिल है और प्राइवेट निजी संपत्ति भी शामिल है, और इसका यूज जो है गुड्स और सर्विसेज को देने के लिए और वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, कम्युनिटी की भलाई के लिए यूज किया जा सकता है। प्राइवेट रिसोर्स जो है उसको मटेरियल रिसोर्स में बदला जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा स्टेप्स है, पहला है आपको नेशनलाइजेशन करके, तो जैसे कि 1900 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, सरकार ने कहा प्राइवेट बैंकों की नहीं, हम आपके बैंक को टेक ओवर करते हैं। उसके अलावा एक्विजिशन करके, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो अपनी देनदारी देने से जो है हट जाती है, मतलब उसके पास अपनी देनदारी देने के लिए अमाउंट नहीं है, तो सरकार उस संपत्ति को टेक ओवर कर सकती है, यानी कि कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक सरकार हो सकता है, क्योंकि सरकार को अपना पैसा लेने के लिए जब्त करने का कानून है। इसके बाद परचेज बाय स्टेट, अगर किसी राज्य के द्वारा खरीद दिया जाता है, या अगर कोई व्यक्ति है जो सरकार को डोनेट देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार को ज़मीन डोनेट किया जाता है ताकि स्कूल बनाया जा सके, तो इसमें क्या है कि ये आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के द्वारा इन सब मेथड्स के द्वारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 31 सी में कहा गया है, ये आपको 25वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है प्रोटेक्ट्स लॉ एंड गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 39 बी और सी फॉर बीइंग चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 या 19, मतलब 14 और 19 के बदले चैलेंज करने पर 39 और बी को रिव्यू किया जा सकता है, इसमें कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सेशन जो है भारत में आयोजित हुआ है, दिल्ली में इसका 7वां सेशन अभी आयोजित हुआ है। भारत जो है री इलेक्टेड हुआ है प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष री इलेक्ट हुआ है 2024 से 26 के लिए, और फ्रांस को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका आईएसए का जो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट जारी किया गया है, मतलब इसका 3रा एडिशन जारी किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य रिपोर्ट्स भी जारी किए गए हैं, तो इन रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जहां 2000 ईस्वी में जो सोलर कैपेसिटी का प्रोडक्शन था 1.22 गीगाहर्ट्ज़, वो आपको 2023 में 1419 गीगावाट हो गया, यानी कि 2000 में 1.22 गीगावाट था और 2023 में इसकी जो बढ़ोतरी हुई है 1419 गीगावाट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सीड डिमांड, सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें वृद्धि हुई है, 1100 गीगावाट 2024 में हो गई है। सोलर जॉब्स में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 16.2 मिलियन क्लीन एनर्जी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो कि 44% इंक्रीज है 2022 से। इसके अलावा इसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 2.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट था, जो कि 2024 में बढ़कर 3.1 ट्रिलियन हो गया है। सोलर इन्वेस्टमेंट सर्च जो है 59% रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में इसको लगाया गया है। इसके बाद वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट 2024 के बारे में कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू किया गया है, मल्टी जंक्शन सेल्स को इमर्ज किया गया है, टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया है, कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, जैसे कि सोलर पीवी कॉस्ट को 90% ड्रॉप किया गया है 2010 के मुकाबले, यानी कि 2010 में जितना कॉस्ट था उसको 90% तक वर्तमान में घटा दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस के रेडीनेस असेसमेंट को अफ्रीकन कंट्री रिपोर्ट हाईलाइट्स करता है कि GH2 पोटेंशियल डीकार्बनाइज इंडस्ट्रियल हैवली फोसिल फ्यूल के यूज़ को कम किया गया है, जिसमें स्टील और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के क्षेत्र में ज़्यादा इसको घटाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो इसको COP21 के पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसकी अवधारणा को लाया गया था। अभी वर्तमान में 103 कंट्री इसके सदस्य हैं, 17 देश जो है सिग्नेटरी कंट्री हैं। आईएसए जो है आपको असेंबली जो है इसका अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसमें सभी सदस्य देशों की भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग में। आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लागू करने के लिए डिसीजन मेकिंग में इनकी भागीदारी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके कंसोलिडेशन यानी कि जो एकीकरण के बारे में इसके बारे में बताया गया है कि इसके फेज़ 4 को जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू किया जाएगा। 2001 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम है डॉक्टर व्यास कमेटी, और इनके द्वारा सिफारिश की गई थी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको जो है फेज वाइज जो है आपको मर्ज करते हुए बड़ा बैंक बनाया जाए। और इन्होंने कंसेप्ट दिया था 1 स्टेट 1 आरआरबी का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, यानी कि एक राज्य में एक आरआरबी का कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। और तभी इसको 196 बैंकों को मर्ज करते हुए 43 बैंक्स में, यानी कि वर्तमान में 43 आरआरबी बैंक्स जो है काम करती हैं, और इसको अब 43 से 28 तक मर्ज करके लाने का प्लान है, प्रस्ताव है वित्त मंत्रालय का।
इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनके ओवरहेड एक्सपेंस को घटाया जाएगा, तकनीक के अपनाने की प्रक्रिया तेज़ होगी, कैपिटल बेस्ड और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है इनका बढ़ेगा। इसके बाद अगर रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इतिहास की अगर बात की जाए, तो 1975 में नरसिम्हा वर्किंग कमेटी के द्वारा इसको अस्तित्व में लाया गया था, और एक ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है 1976 में क्षेत्रीय रूरल बैंक एक्ट लाया गया था, जो कि बाद में पारित हुआ। पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, फिर उसको ऑर्डिनेंस को पास किया गया तो वो कानून बन गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, डेवलप द रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी पार्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य जो उद्देश्य था, उसमें कहा गया था कि जो निचले स्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लेबर हैं, एग्रीकल्चर के हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों को स्टेब्लिश किया जाए, और इसमें सरकार का 50% योगदान, केंद्र सरकार का 50% योगदान, स्टेट गवर्नमेंट का 15% योगदान, और 35% योगदान जो है जिस बैंक के द्वारा, जैसे एसबीआई का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पीएनबी का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो उस बैंक के द्वारा 35% शेयर होल्डर टेक किया जाता है। ये जो है आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं, और ये आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। नेशनल नाबार्ड के द्वारा भी इनको रेगुलेट किया जाता है। क्रिएटेड प्राइमरी फॉर रूरल एरिया, उसके बाद ये अर्बन एरिया में इन्होंने अपना ब्रांच सेटअप किया। इसके बाद हम बात करते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास के बारे में। तो पार्लियामेंट के द्वारा ट्रिब्यूट पेश किया गया है सीआर दास को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की, और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने लंदन में जाके लॉ की पढ़ाई की। अरविंद घोष के वकील रहे। अलीपुर बॉम्ब केस में 1909 में इनके द्वारा अरविंद घोष के वकील के रूप में केस लड़ा गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा इनके द्वारा 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये भाग लिए थे और उसके अध्यक्ष रहे थे। इनके द्वारा स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि 1924 में बना था, फर्स्ट मेयर के रूप में देशबंधु चित्तरंजन दास को चुना गया था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डेका इस्टेब्लिश किया था 1921 में। इनके अलावा न्यूज़पेपर फॉरवर्ड जो है वो लिखा गया था। लिबर्टी, सुभाष चंद्र बोस इसके एडिटर थे। इनके द्वारा जो है इंडिया फॉर इंडियंस बुक लिखा गया था। फ्रीडम थ्रू डिसओबिएंट बुक जो है लिखा गया था, यानी कि 2 बुक लिखे थे, इंडिया फॉर इंडियंस, फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। इसके बाद हम बात करते हैं टाइटेनियम के बारे में। तो खबर ये है कि भारत और कजाकिस्तान के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट में भारत और कजाक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी, जो कि टाइटेनियम लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाई स्लैग इन इंडिया, मतलब टाई स्लैग के प्रोडक्शन के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। टाइटेनियम की बात की जाए तो ये हार्ड, शाइनी, लाइट, स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टरी मेटल होता है, जो कि विश्व में 9वें स्थान पर सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। टाइटेनियम का अयस्क की अगर बात की जाए तो रटाइल, इल्मिनाइट। इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लो डेंसिटी, हाई स्ट्रेंथ, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टुलिप प्रोग्राम के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल आर्टिसन अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा टुलिप ब्रांड लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये पूर्ण रूप से क्राफ्ट और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को समर्पित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मार्जिनाइल जो आर्टिस्ट हैं, मतलब कलाकार हैं, जैसे बुनकर हो गए, ST सामान्यतः OBC, सैनिटेशन वर्कर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले और उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग के थ्रू ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया जा सके। टुलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ये आपको सेल्फ रिलायंस ग्लोबल एक्सपोजर के लिए बनाया गया है मार्केट प्लेस के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं लिंगोसेट के बारे में। तो विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट है, जो कि जापान के द्वारा इसको बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। यह सैटेलाइट जो है, इसके द्वारा स्पेस एक्सट्रीम कंडीशन को जो है स्टडी किया जाएगा। लिंगोसेट की अगर बात की जाए तो ये स्मॉल पॉल्म साइज सैटेलाइट है, जो कि हॉन्की वुड से बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिंगोसेट सैटेलाइट में किस लकड़ी का यूज़ किया गया है, तो होनोकी वुड का यूज़ किया गया है। ये टाइप ऑफ मंगोलिया ट्री है, जो कि जापान में पाया जाता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वुडन सैटेलाइट जो है ये आपको रिन्यूएबल मटेरियल फॉर स्पेस स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, जो कि रिन्यूएबल का मतलब कि वो दोबारा यूज हो सकता है, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। वुड कैन बेटर विथस्टैंड स्पेस कंडीशन देन मेटल, और नो वाटर और ऑक्सीजन टू कॉज डिकेसी, मतलब इसमें कोई डिकेसी की संभावना नहीं है। कमीशन हो जाएगा सैटेलाइट्स बर्न विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल पोल्यूटेंट, मतलब अगर बिना कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट के ये जो है डिकम्पोज वहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा के मार्क्स द 60 एनिवर्सरी ऑफ रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट का ये 60वां साल इन्होंने मनाया।
ये 1964 में इसको रेड लिस्ट को स्थापित किया गया है। इसमें आपको वर्ल्ड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स रखा गया है, जो कि ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस को दर्शाता है, जिसमें एनिमल, फंगी और प्लांट स्पीसीज के नाम शामिल होते हैं। रेड लिस्ट जो है वो 9 कैटेगरी में जारी किया जाता है। पहला जो है नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डिफाइंड, लिस्ट कंसर्न, उसके अलावा नियर थ्रेटेन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट इन एसेसरी प्लेस। IUCN जो है ये आपको वर्क्स टू डेवलप बेस्ट प्रैक्टिस एंड अप्रोचेज दैट इनेबल इफेक्टिव कंजर्वेशन। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस को, अप्रोच को इनेबल करने के लिए काम करता है कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद आज के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला फैक्ट है, कोलकाता के अनीस सरकार 3 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल की उम्र में शतरंज के खिलाड़ी अनीस सरकार, जो कि कोलकाता के हैं। दूसरा जो फैक्ट है, भारतीय मुक्केबाज संदीप जांगड़ा ने WBF विश्व खिताब जीत लिया है। उसके अलावा भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है, ये तो हमने पढ़ा। इसके बाद ISA के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास जो है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। भारत और वियतनाम का 5वां सैन्य संयुक्त अभ्यास, जिसको विनबेक्स अम्बाला में शुरू हुआ है, तो इसको विनबेक्स कहा जाता है, जो कि भारत और वियतनाम के बारे में, वियतनाम के बीच संयुक्त अभ्यास है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्ट की, जो कहा जा रहा है कि मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। इसके बाद वीज़ा मुक्त प्रवेश, थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। थाईलैंड के द्वारा बढ़ा दिया गया है, यानी कि हम भी जा सकते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय रास्ता समझौतों के लिए हस्ताक्षर किए हैं, MOU किया है? अल्जारिया के साथ भारत ने असाइनमेंट साइन किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपको वियतनाम हो जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।